Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to start with study note 9 related to direct taxation, that is income under the head income from other sources. So income from other sources start करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि टोटल इनकम क्या होती है. टोटल इनकम मैंने आपको बहुत बार बताई है कि टोटल इनकम होती क्या है. टोटल इनकम मतलब सारे हेड्स की इनकम, उसके बाद आप उसमें से डिडक्शन लेते हैं और एट लास्ट आपको टोटल इनकम मिलती है. हम लेते हैं सारे हेड्स, दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये पांचों हेड की इनकम को हम टोटल करते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम. फिर उसमें से हम डिडक्शंस लेते हैं 80C से 80U वाले और एट लास्ट हम टोटल इनकम पे पहुंचते हैं. अभी तक हमने ये चार हेड्स पूरी तरीके से कवर कर रखे हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी 1 डे क्लास होने वाली है जिसमें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए और टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए. सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाइए हमारे इंस्टा मोजो के लिंक पे, मैं आपको नीचे दे दूंगी. आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. जो नोट्स में इस पूरे हमारे लेक्चर में यूटिलाइज करने वाली, वो पूरे के पूरे नोट्स आपको अवेलेबल हैं. आप नीचे जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप वो नोट्स अवेल कर सकते हैं. ठीक है. प्राइस भी हमने बहुत मिनिमम रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नोट्स का. आपको पूरे नोट्स मतलब टोटल 2 नोट्स आपको मिलेंगे, वो टोटल आपको 50 रुपीज़ में पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के. सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले तो बात आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये हमारा सेक्शन नंबर 56 से लेके सेक्शन नंबर 59 तक कवर करता है. मतलब 56, 57, 58 एंड 59, ये सिर्फ 4 सेक्शंस कवर किए गए हैं इस पर्टिकुलर हेड के अंदर, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. आपको पता हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने अभी तक 4 हेड्स कंप्लीट कर लिए हैं. 4 हेड में आपका एक जो सबसे ज़्यादा इजीएस्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो आपका इजीएस्ट हेड है वो है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले बात आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हमारा चार्जिंग सेक्शन कौन सा है. चार्जिंग सेक्शन आपका है सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 1. सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 1 हमको बताएगा कि हमारे ऊपर टैक्स अगर हम कब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होंगे. ठीक है. चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा है, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बहुत इजी सेक्शन है, ध्यान से समझिएगा. ऐसी कोई भी इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं हुई है किसी भी हेड ऑफ इनकम में, मतलब हमारे पास 4 हेड्स है, इनकम के 5 हेड्स है हमारे पास, जिसमें से पहले के 4 हेड्स दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स में जो भी इनकम टैक्सेबल नहीं हुई है वो सारी इनकम्स हमारी आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. मतलब हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो हमारा हेड है वो कौन सा हेड है, रेसिडुअल हेड. मतलब अगर हमारी इनकम किसी और सेक्शन के अंदर नहीं आई तो हम इसके अंदर आ जाएंगे. ठीक है. ये हमारा एक रेसिडुअल हेड है. और आपको एक और चीज ध्यान देना है कि ऐसी इनकम आएगी जो कि एग्जेम्प्ट ना हो. हमको पता है एज कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट रहती है तो वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होती. ठीक है. आपको 2 चीजें छोड़ के बाकी सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी. क्या 2 चीज जो कि बाकी हेड्स में कवर हो गई वाली इनकम को छोड़ के बची हुई रेसिडुअल इनकम इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, और ऐसी इनकम्स जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड हैं उसको आप इसके अंदर कवर नहीं करेंगे. ठीक है. आई होप क्लियर हुआ हो. सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 1 दैट इज चार्जिंग सेक्शन. यही बात आपका चार्जिंग सेक्शन बोलता है. बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया गया कि हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसमें क्या चीजें कवर होंगी. ठीक है. हमने कवर कर लिया सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 1. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2. अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 है ये हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मैक्सिमम पार्ट कवर कर देगा. मतलब इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कुछ भी नहीं बचा हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. ये जो पार्ट है दैट इज सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2,
ये हमको बताता है कि स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी इनकम है जो कि टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल की जाएंगी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद डिविडेंड, जो कि स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 में। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब जो हमको इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे मिलता है वो हम उसको बोलते हैं डिविडेंड्स। मतलब जो भी इनकम आपको अराइज होती है इक्विटी और प्रेफरेंस से, वो हमारी डिविडेंड इनकम कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मिल रहा है बोनस शेयर्स तो वो हमारे डिविडेंड इनकम में कवर नहीं किया जाता। कुछ स्पेसिफिक केसेस है जहाँ पे कवर किया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक केसेस है जहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। नॉर्मली हम समझे तो डिविडेंड मतलब ऐसी इनकम जो कि हमको इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स पे अराइज होती है। ये इनकम आपके इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स को ट्रांसफर करने से अराइज नहीं हुई है, ये आपने उस शेयर्स को रखा हुआ है इसलिए आपको वो इनकम मिलती है। ठीक है, सो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड जो है वो हमारी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स की इनकम है, नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो, जनरल वे में। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिविडेंड इनकम है वो आपकी कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कैश में मिलेगा या फिर आपको काइंड में मिलेगा, दोनों में मिल सकता है, या किसी भी एक सोर्स के थ्रू आपको ये इनकम मिल सकती है। डिविडेंड इनकम हमारी प्रेजेंट भी हो सकती है या फिर पास्ट भी हो सकती है। ठीक है, सो पास्ट प्रेजेंट बोथ डिविडेंड इनकम्स आर कवर्ड हियर। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम कुछ केसेस में टैक्सेबल भी होती है, कुछ केसेस में टैक्सेबल नहीं भी होती है। सो ये हम जब पूरा डिविडेंड का सेक्शन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो इन जनरल अगर हम देखें तो जनरली हम बोलते हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे जो इनकम मिलती है वो डिविडेंड कहलाती है, कैश और काइंड दोनों में मिल सकती है। ठीक है, सो ये तो हो गया जनरल डिविडेंड। अब आती है बात डीम्ड डिविडेंड की। डीम्ड डिविडेंड मतलब हमारे इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी इनकम्स डिविडेंड बताए गए हैं जिनको मान लिया जाएगा कि ये डिविडेंड है। ठीक है, क्या होता है, अब हमको पता है कि डिविडेंड जो है नॉर्मली हमारे इंडिविजुअल्स या फिर जो भी पर्सन शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर टैक्सेबल नहीं होता है। नॉर्मल केस में किसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है? टैक्सेबिलिटी आती है कंपनी के ऊपर जो कि आपको डिविडेंड दे रही है। ठीक है, सो कंपनी के ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है तो कंपनी ने क्या किया, कई सारे वो तरीके अपनाती है कि किस तरीके से वो अपना ये जो डिविडेंड पर टैक्सेबिलिटी आ रही है उसको कम कर सके या फिर उसको हटा सके। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए कंपनी ने, तो उस तरीकों को भी अब इंक्लूड कर दिया गया, उनको भी बोल दिया गया कि अब ये भी हमारे डिविडेंड माने जाएंगे। ठीक है, सो ये जो सारे तरीके हैं जो कंपनीज अपनाने लग गई थी वो सारे तरीके भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए एज डिविडेंड। ठीक है, सो वो सब भी हमारी डिविडेंड इनकम के अंदर कवर की जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं अब डिविडेंड की डेफिनेशन जो कि स्पेसिफाई की गई है इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22 के अंदर। ठीक है, सो ये हमको बताता है ऐसी कौन सी डिविडेंड्स है जो कि हमारी मान ली जाएगी, दैट इज डीम्ड डिविडेंड्स। ठीक है, सो डीम्ड डिविडेंड्स कौन से होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो ये आपको बताया गया 5 पॉइंट्स के अंदर कि कौन कौन से यहाँ पे कवर किए जाएंगे। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्या बोल रहा है समझिएगा। सो ये पॉइंट हमको बोलता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एसेट ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो एक चीज समझिएगा, कंपनी क्या कर रही है। कंपनी के पास हम एक एग्जांपल लेते हैं, ABC लिमिटेड हमारी कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स है XYZ, ये सारे इसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, हमने 3 का एग्जांपल दिया, आप समझिएगा। ये कंपनी जो है, कंपनी को आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। आपको ऐसी बात है कंपनी में पैसा लगाया है डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने, तो शेयर होल्डर्स को, कंपनी को भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा ना। तो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन कंपनी जो है वो टैक्स नहीं देना चाहती डिविडेंड के ऊपर। तो कंपनी क्या करती है, एक तरीका अपनाती है। कंपनी ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, हमारे पास हमको क्या करना है, हमको उनको डिविडेंड देना है, और डिविडेंड जो है कंपनी कैश में भी दे सकती है, काइंड में भी दे सकती है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना एक एसेट उठाया।
ये 5 लाख की जो मशीनरी दिख रही है, कंपनी ने क्या किया, ये मशीनरी को XYZ को डिवाइड कर दिया उनके शेयर होल्डिंग के टाइप पे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड के अभी सिर्फ 3 ही शेयर होल्डर्स हैं, तो ये 3 शेयर होल्डर्स में उसने ये मशीनरी को डिवाइड कर दी, ठीक है। वो मशीनरी का पूरा जो भी अमाउंट था, ये मशीनरी को उठाया और मशीनरी को इन तीनों में डिवाइड कर दिया। मशीनरी का कुछ पार्ट X को दे दिया, कुछ पार्ट Y को दे दिया, कुछ पार्ट Z को दे दिया। सो इस तरीके से उसने क्या किया, मशीनरी को डिवाइड कर दिए। क्या उसने डिविडेंड दिया? उसने तो अपने एसेट दिए हैं, उसने डिविडेंड थोड़ा दिया है, उसने तो अपना एसेट उठा के एसेट को रिलीज कर दिया, अपना एसेट अपने पास से उठा के किसी और पर्सन को दे दिया। तो इन दैट केस क्या ये डिविडेंड कहलाएगा? तो कंपनीज को बोल दिया गया, कंपनीज को हमारे किसने बोला, कंपनीज को लॉ के अंदर बोल दिया गया कि आपका जो है ये डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना कोई भी एसेट उठा के अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, इन दैट केस वो आपका डिविडेंड माना जाएगा, वो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड माना जाएगा और एज माना जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कंपनी के लिए टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होगा वो समझिए। तो हमने तो एसेट रिलीज कर दिया, कितने का एसेट था, 5 लाख का एसेट था जो कि हमने रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये एसेट जो है आपको क्या देखना है, डिविडेंड कितना अमाउंट माना जाएगा, जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट इस साल का या पिछले कुछ सालों का, आप टोटल मिला के देखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो हमारा डिनोट करता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया कि आपका अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एसेट, हमने क्या किया, अपना एसेट रिलीज किया है, तो हम मान लेंगे कि आपने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को उठा के रिलीज कर दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 3 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि ये 3 लाख रुपए आपने डिवाइड कर दिए हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पे बोला गया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो है लेकिन वो कैपिटलाइज भी हो सकता है या फिर कैपिटलाइज नहीं भी हो सकता है। अब ये कैपिटलाइज नहीं है, ये क्या होता है समझिएगा। कैपिटलाइज मतलब आपने क्या किया, रिजर्व्स एंड सरप्लस को उठा के उसके बदले बोनस शेयर्स इशू कर दिए, मतलब आपने उसको कैपिटल का पार्ट बना दिया, तो वो बन जाएगा कैपिटलाइज, ठीक है। नॉट कैपिटलाइज मतलब जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के फॉर्म पे ही आपके पास पड़ा हुआ है वो हमारा नॉट कैपिटलाइज कहलाएगा। तो हमको बोला गया कि कैपिटलाइज और नॉट कैपिटलाइज दोनों को मिला के जितना अमाउंट आएगा, तो हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, 5 लाख रुपीज। तो इतने अमाउंट का अगर आप रिलीज ऑफ एसेट करते हैं और वो एसेट आप अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एसेट भी 5 लाख का था, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हमारे पास 5 लाख का था। इन दैट केस पूरा का पूरा अमाउंट जो कि एसेट आपने डिवाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अब समझिएगा ध्यान से, ये तो बात हो गई जहां पे हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर हम बोले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और हमारा एसेट जो हमने डिवाइड किया था सेम अमाउंट का था। फॉर एग्जांपल हम डिवाइड कर रहे हैं लैंड, ठीक है। अब देखिए लैंड की वैल्यू यहाँ तो हमने लिख रखी है 10 लाख, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू चेंज हो सकती है ना, ये तो हमारी बुक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू है 20 लाख, लैंड हमने बुक वैल्यू 10 लाख शो करके रखी, लेकिन हमारा लैंड कितने का है, 20 लाख का। हमने क्या किया, ये लैंड को उठा के अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया, XYZ को दे दिया, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे भी वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला कंसेप्ट आ जाएगा क्योंकि आपने अपना एसेट रिलीज किया है, ठीक है। एसेट रिलीज किया तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाली चीज आ जाएगी। आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपीज रिजर्व्स एंड सरप्लस का एंड 2 लाख रुपीज जो है आपका वो है हमारा बोनस वाला, दैट इज कैपिटलाइज्ड वाला। तो इन दैट केस 5 लाख रुपीज हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है। तो आपने जो है आपने इतना का एसेट डिवाइड किया, हम नहीं देखेंगे, हम बुक वैल्यू हमारे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप एसेट डिवाइड कर रहे हैं तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए मैटर करेगी, ठीक है। सो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू आपको चेक करनी है। फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख है, वो एसेट हमने डिवाइड किया, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 5 लाख का। इन दैट केस ये 20 लाख में से 5 लाख जो है वो ही हमारा बस डिविडेंड इनकम कहलाएगा। इसके अलावा बचा हुआ जो अमाउंट है दैट इज 15 लाख, वो हमारा डिविडेंड इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमारी डिविडेंड इनकम कितनी होगी, सिर्फ 5 लाख, जो कि जितने का हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो वैल्यूएशन करते हैं हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से। एसेट्स हमारे वैल्यू होंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट
वैल्यू। आई होप क्लियर हुआ हो आपके अच्छे से ये पॉइंट। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जहां पे हम हमारे एसेट्स रिलीज कर रहे हैं, एसेट्स रिलीज करके हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं हम बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है समझिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा। हमने पहले क्या किया था, हमने हमारे एसेट्स रिलीज किए थे पहले वाले पॉइंट पे। अब हम एसेट्स रिलीज नहीं कर रहे, हम एसेट्स नहीं दे रहे। अब कंपनी एक और नया तरीका ले आई। अब हमारे को अगर टैक्सेशन के अंदर बोल दिया गया कि हम आपके, अगर आप एसेट्स रिलीज करेंगे शेयर होल्डर्स को देंगे तो वो डिविडेंड का पार्ट बच जाएगा। तो कंपनीज ने बोला कि ठीक है हम एसेट्स ही रिलीज नहीं करेंगे। तब तो फिर कंपनीज ने क्या सोचा, देखिए कंपनीज ने बोला कि हम एसेट रिलीज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे जो शेयर होल्डर्स है ना, इन शेयर होल्डर्स को हम क्या करेंगे, हम इनको दे देंगे डिबेंचर्स, हम उनको दे देंगे डिबेंचर स्टॉक, ठीक है। हम उनको डिबेंचर्स दे देंगे, डिबेंचर स्टॉक दे देंगे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देंगे। ऐसे डिबेंचर्स जिन पे इंटरेस्ट मिलता हो या ना मिलता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एज हमने क्या किया, हमने उनको एक फायदा पहुंचा दिया, उनको डिबेंचर्स दे दिए जिसको बाद में वो रिडीम करा सकते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट हमने उनको डिविडेंड के फॉर्म में कुछ ना कुछ दे दिया। तो फिर से एग्जांपल देखते हैं, हम ले रहे हैं मिस्टर एक्स का, जो कि एबीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर है। इसको कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड देने का टाइम आया तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है। डिवेंचर्स इशू कर दिए तो इसको तो डिविडेंड तो मिल गया, भले ही डिवेंचर के फॉर्म में मिला, भले ही कैश के फॉर्म में ना मिला हो, भले ही कंपनी का कोई भी एसेट रिलीज नहीं हुआ, लेकिन हमारे मिस्टर एक्स को तो मिल गया डिविडेंड, है ना। तो इन दैट केस भी बोला गया कि ये भी हमारा डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। अब समझिएगा, ये भी बोला गया कि एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये 3 लाख रुपीज और ये 2 लाख रुपीज, दैट इज 5 लाख रुपीज तक का हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 3 लाख रुपीज के डिबेंचर्स इशू कर दिए शेयर होल्डर्स को एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सो इन दैट केस कंपनी ने अपना 3 लाख रुपए जो इसके यहाँ पे शो हो रहा था, वो 3 लाख रुपए को यहाँ से हटा के उसने उसको डिबेंचर के फॉर्म में दे दिया। डिबेंचर आ गए अब यहाँ पे 3 लाख रुपीज के, ठीक है। सो ये हट गया, इसकी जगह 3 लाख के डिबेंचर्स आ गए। ध्यान दीजिएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2 लाख रुपीज, ठीक है। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज भी हो सकता है, नॉट कैपिटलाइज भी हो सकता है इस केस में भी। और ध्यान दीजिएगा, हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में से किसी को भी अगर ऐसा केस हो रहा है जहाँ पे डिबेंचर स्टॉक ये सब आप इशू करके उनको एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं तो वो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। सेम जो हमने पहला केस देखा था जहाँ पे हम एसेट्स रिलीज कर रहे थे, वहां पे भी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स किसी को भी आप अगर अपने एसेट्स दे रहे हैं तो वो भी हमारा डिविडेंड का ही फॉर्म माना जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो ये पॉइंट, दैट इज बी। हम एक बार पूरा देख लेते हैं, सारे पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका थ्योरी पार्ट हम एक बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट हमने देखा रिलीज ऑफ एसेट, सेकंड हमने देखा डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ये सब हम इशू कर रहे हैं किसको, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक बोनस वाला पॉइंट, मैंने आपको बोला बोनस शेयर्स। सो ध्यान दीजिएगा, बोनस शेयर्स हम इक्विटी को भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, ठीक है। इन दैट केस अगर इक्विटी वालों को इशू किया जाएगा तो इक्विटी का तो हक होता है बोनस शेयर्स लेने का। इक्विटी जो है ये माने जाते हैं हमारे ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब हमने क्या किया, रिजर्व से उठा के उनके यहाँ पे शो कर दिया, तो कुछ भी फर्क पड़ा क्या, आंसर इज नो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने पैसे दिए क्या, आंसर इज नो, हमने कुछ भी पैसे नहीं दिए। ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है ये पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है, क्योंकि ये ओनर्स होते हैं, ठीक है, ओनर्स का ही पार्ट होता है पूरा प्रॉफिट जो है वो ओनर्स का ही है। इन दैट केस ओनर्स का प्रॉफिट हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो क्या ये बोनस शेयर्स हमारे डिविडेंड माने जाएंगे, आंसर इज नो। तो बोला गया कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप बोनस शेयर्स देते हैं तो ये हमारा डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन हमको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे ओनर्स नहीं होते, अब ये ओनर्स नहीं होते और इनको अगर आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, इन दैट केस ये रिजर्व्स एंड सरप्लस उनका नहीं है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो अगर आप उनको बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो डिविडेंड मान लिया जाएगा फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स।
और वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज डिविडेंड, मतलब कंपनी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा ऐसा मान के कि उसने डिविडेंड दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमने पहला कर दिया रिलीज ऑफ एसेट्स, दूसरा हमने दे दिए डिवेंचर्स, तीसरा हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं जहां पे बोल रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो ये पॉइंट तो हमने कैपिटल गेन में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी क्या हो रही है, कंपनी हो रही है लिक्विडेट। अब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो ऑफ कोर्स ही बात है वो अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, है ना, अपने एसेट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सबसे पहला काम कंपनी क्या करती है समझिएगा, कंपनी सबसे पहले पैसा पे करेगी अपने आउटसाइड लाइबिलिटीज जो भी उसकी है, ठीक है। सो आउटसाइड लाइबिलिटीज में सबसे पहले तो हमारे पास आता है लोन। तो कंपनी सबसे पहले लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब लोन का पैसा पे कर रही है जिससे भी उसने लोन लिया है, ठीक है। लिक्विडेट हो रही है मतलब हमने जिससे भी पैसा लिया था हमको उनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कंपनी बंद कर रहे हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं। इन दैट केस सबसे पहले हमने लोन चुकाया, लोन 2 लाख रुपए का था, ये 2 लाख रुपए के लोन हमने चुका दिए करंट एसेट्स से, हमने अपने करंट एसेट्स दे दिए लोन वालों को। नेक्स्ट आता है डिवेंचर्स, तो ये डिवेंचर्स वालों को हमने कैश से पेमेंट कर दी, तो ये भी चल दिए। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स का भी हमने पेमेंट कर दिया और ये प्रेफरेंस शेयर्स को हमने मशीनरी दे दी, ठीक है। अब आती है बात इक्विटी शेयर होल्डर्स की। सो ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आप सबसे पहले बात आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो एक्चुअल 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख रुपए हमने दे दिए। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की हमारी फेयर मार्केट वैल्यू थी 20 लाख रुपीज, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख थी, तो इसमें से हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 6 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। 6 लाख का हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी दे दिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास बच रहा है, कितना बच रहा है, बोनस और रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज कैपिटलाइज और नॉट कैपिटलाइज, दोनों हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसका क्या करें, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बोनस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमारे पास पॉइंट अमाउंट बच रहा है, अब इनको पेमेंट करेंगे। ये तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है, और अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपने डिविडेंड पे किया है, ठीक है। सो ये मान लिया जाएगा कि आपने डिविडेंड पे किया है। सो जितना भी अमाउंट आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स एंड सरप्लस का होगा वो हमारा डिविडेंड का पार्ट बन जाएगा। तो कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख इसमें से हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट मान लिया जाएगा। अभी कितना बचा, 5 + 6 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी भी हमारे पास बच रहा है 9 लाख। ये 9 लाख माना जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने उनके शेयर्स के बदले ही दिया है पैसा, ठीक है। सो ऐसा मान लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस करते हैं, इन दैट केस वो डिविडेंड का पार्ट नहीं माना जाता। और ध्यान दीजिएगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस आप दे रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस से उठा के पैसे दे रहे हैं, तो वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स का माना जाएगा, वो आप प्रेफरेंस शेयर्स को दे रहे हैं ऐसा हम नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम वापस करते हैं पैसे, इन दैट केस वो प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रेफरेंस शेयर्स का है क्या, आंसर इज नो, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं है। इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर्स को हम उनके पैसे वापस कर रहे हैं जो उन्होंने लगाया था अपना, तो वो हम वापस कर रहे हैं, इन दैट केस वो डिविडेंड का पार्ट नहीं माना जाता। सो ये तो हो गई हमारी बात लिक्विडेशन की, दैट इज डी पॉइंट। अब आते हैं, सॉरी सी पॉइंट है ये, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये क्या हो रहा है समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डी देख रहे हैं हम, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एसेट्स भी रिलीज नहीं कर रहे, हम डिबेंचर्स भी नहीं दे रहे, हम बोनस शेयर्स भी नहीं दे रहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हम लिक्विडेशन के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट भी नहीं दे रहे। इन दैट केस अब क्या हो रहा है, अब हम रिड्यूस कर रहे हैं हमारा कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरीके से कैपिटल रिड्यूस किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 6 लाख रुपीज के, बोनस शेयर्स दिख रहे हैं 2 लाख रुपीज के, तो टोटल 8 लाख रुपीज वहां पे दिख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 60,000 इक्विटी शेयर्स थे फॉर ₹10, ठीक है। इन दैट केस 6 लाख रुपीज ही हो गया पूरा। और सेम में हमारे पास 20,000 बोनस शेयर्स थे ऑफ ₹10, दैट इज 2 लाख रुपीज हो गया।
तो हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसेट वैसेट कुछ नहीं रिलीज करने वाले, ना ही डिवेंचर्स देंगे। हम क्या करेंगे, हम ये जो अमाउंट है पर शेयर अमाउंट उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो कंपनीज ने बोला कि डिविडेंड हम क्या करते हैं, उनको ये शेयर का जो अमाउंट है वो कम करके हम उनको फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे देते हैं। तो कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी अब कर रही है अपने शेयर्स का प्राइस कम। फॉर एग्जांपल 8 रुपए पर शेयर उन्होंने अपना प्राइस कर लिया। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, इस केस में उन्होंने अपना जो बोलना चाहिए आपका डिविडेंड ना देके उन्होंने अपना कैपिटल रिड्यूस कर दिया और उस फॉर्म से उनको डिविडेंड दे दिया। ठीक है, इन दैट केस बोला गया कि ये भी नहीं चलेगा। रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकते कैपिटल। ठीक है, अगर आपको कैपिटल को रिड्यूस करना है, इन दैट केस कुछ कंडीशंस होती है, तभी आप कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं। कैपिटल रिडक्शन सिर्फ हो सकता है आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अगर कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है या फिर कंपनी जो है हम उनका कैपिटल रिडक्शन जो है वो तभी कर सकते हैं जब कंपनी कंटिन्यूअस लॉस में जा रही है। ठीक है, इन दैट केस ये कब होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस में जा रही है, इन दैट केस उनको जाना पड़ता है कोर्ट के पास, कोर्ट से परमिट लेना पड़ता है और तभी आप रिड्यूस कर सकते हैं अपना कैपिटल। ठीक है, सो अगर आपने अपने हिसाब से बिना ये कोर्ट के परमिट लिए, कोर्ट का परमिट ऑफकोर्स ही बात है इस केस में आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोर्ट का परमिट तभी मिलता है जब आपको लॉसेस दिख रहे हो आपकी बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। इन दैट केस कोर्ट भी आपको यहाँ पे परमिट नहीं करने वाला है, और इस केस में अगर आप रिडक्शन करते हैं अपना कैपिटल को तो वो हमारा जो है आपका मान लिया जाएगा कि आपने एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है समझिए, कोई भी पेमेंट जो कि हम कर रहे हैं कैश या काइंड में, कंपनी कर रही है, कंपनी किसको कर रही है, कंपनी कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अब ध्यान से समझिएगा कौन से शेयर होल्डर्स की बात की जा रही है। तो स्पेसिफिकली ये जो सेक्शन अब हम देख रहे हैं वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात यहाँ पे हो रही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास 10% और मोर वोटिंग राइट, ठीक है, 10% या मोर वोटिंग राइट है, उन इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, सो ये जो वोटिंग राइट है वो आप एज बेनिफिशियल ओनर भी हो सकते हैं या फिर आप खुद भी ओनर हो सकते हैं। बेनिफिशियल ओनर मतलब आपके पास ये पावर आ रहा है भले ही शेयर्स आपके खुद के ना हो। ठीक है, इन दैट केस आप बेनिफिशियल ओनर कहलाएंगे। तो 10% और मोर वोटिंग राइट आपके पास होना चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट। तो अगर आपके पास 10% और मोर वोटिंग राइट है किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर के पास, और अगर कंपनी फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है हमारे पास कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी, वो अपने एक शेयर होल्डर दैट इज मिस्टर एक्स उनके शेयर होल्डर हैं, उनको वो क्या कर रही है, उनको वो दे रही है एज अ फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी लोन दे रही है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स एक ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर है जिसके पास 10% और मोर वोटिंग राइट है। इन दैट केस कंपनी अगर लोन देती है या एडवांस देती है टू मिस्टर एक्स, इन दैट केस वो मान लिया जाएगा कि वो डिविडेंड है। कितना पार्ट डिविडेंड माना जाएगा, तो जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना पार्ट आपका पूरा का पूरा डिविडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी पार्ट आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है उतना पार्ट डिविडेंड मान लिया जाएगा। समझिएगा, इसके आगे कुछ और भी पॉइंट्स है। तो ये जो 10% और मोर वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर्स हैं उनको हम बोल रहे हैं अभी स्पेसिफाइड शेयर होल्डर। ठीक है, सो ये जो स्पेसिफाइड शेयर होल्डर है उनको लोन या एडवांस देती है अगर कंपनी, इन दैट केस वो डिविडेंड मान लिया जाएगा। कितना पार्ट, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है जो कि कैपिटलाइज्ड नहीं है। कैपिटलाइज वाले को नहीं लेना है आपको, सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट लेना है। बोनस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ कैपिटलाइज वाला पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। तो हमने क्या बोला, स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स। ये स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स कौन है, जिनके पास 10% और मोर वोटिंग राइट्स है। अब समझिएगा, ये जो स्पेसिफाइड शेयर होल्डर है वो किसी और एंटिटी में, ये कौन सी कंपनी है, एबीसी एंड एबीसी लिमिटेड है ना, एबीसी कंपनी लिमिटेड, और दूसरी एक एंटिटी है जिसमें ये जो हमारा स्पेसिफाइड शेयर होल्डर था मिस्टर एक्स, उसका 20% और मोर वोटिंग राइट है या फिर उसके पास 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग पावर है। वोटिंग राइट कब देखा जाता है कि दूसरी एंटिटी भी कंपनी है, और प्रॉफिट कब देखा जाएगा कि वो कंपनी नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्म है,
है ना। इन दैट केस क्या देखेंगे हम, 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट मिस्टर एक्स अपने पास रखता है। इन दैट केस अगर ABC लिमिटेड इस पर्टिकुलर एंटिटी को भी लोन दे रही है, इन दैट केस ये डिविडेंड मान लिया जाएगा और डिविडेंड की तरह टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बोला लोन और एडवांस। तो लोन तो हमको पता है कि कंपनी ने उसको लोन की जरूरत होगी तो लोन दे दिया, ठीक है, तो इन दैट केस तो डिविडेंड माना जाएगा। एडवांस क्या होता है, एडवांस के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ABC लिमिटेड है, उसने मिस्टर एक्स को लोन दिया। मिस्टर एक्स को लोन किस लिए दिया, मिस्टर एक्स को लोन दिया कि तुमको जो है एक फर्नीचर लेके आना है, ठीक है, एक फर्नीचर लेके आना है हमारी कंपनी के लिए, तो इसको लोन दे दिया। अच्छा, ये हम मानेंगे कि एडवांस दिया है, ठीक है, क्योंकि कंपनी अपना ही काम करा रही है किससे, मिस्टर एक्स से। इन दैट केस उसने एडवांस दिया है, फर्नीचर के लिए पैसा दिया है। तो फर्नीचर लाने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना दिन लगता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, बाहर से ला रहे हैं तो भी 1 महीने, 2 महीने, 3-4 साल हो गए, अभी तक मिस्टर एक्स ने वो पैसा ही नहीं दिया है वापस। इन दैट केस बोला गया कि एडवांस जो है वो भी हमारा क्या मान लिया जाएगा, वो भी डिविडेंड मान लिया जाएगा, अगर आप स्पेसिफाइड शेयर होल्डर या फिर इस पर्टिकुलर एंटिटी को दे रहे हैं जहां पे स्पेसिफाइड शेयर होल्डर का 20% और मोर वोटिंग पावर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, फॉर एग्जाम्पल लोन हमने दिया मिस्टर एक्स को 1 दिन के लिए, अगले दिन मिस्टर एक्स ने वो पैसे वापस कर दिए, तो क्या इस केस पे भी डिविडेंड माना जाएगा, तो आंसर बोला गया यस। नेक्स्ट, एडवांस दिया है हमने मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने अगले दिन फर्नीचर लाके भी दे दिया, तो क्या ये लोन माना जाए, डिविडेंड माना जाएगा, तो आंसर बोला गया यस। भले आप 1 दिन के लिए दें, भले वो लोन का अमाउंट या एडवांस का अमाउंट आपको बाद में वापस भी मिल जाए, कंपनी को वापस भी मिल जाए, लेकिन फिर भी वो हमारा डिविडेंड का ही पार्ट माना जाएगा। आपने दिया ही क्यों था, कंपनी को बोला गया कि आपने दिया ही क्यों था, वो शेयर होल्डर है, वो अपना जाने, आप दोनों अलग अलग पर्सन है, आप उसको लोन नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये ABC लिमिटेड का काम है लोन प्रोवाइड करना, मतलब इनका बिजनेस ही है वो लोन ही प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस अगर वो लोन अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है या फिर किसी एंटिटी को दे रही है, इन दैट केस वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा, अगर इस पर्टिकुलर एंटिटी का काम लोन देना है तब बस, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हुआ हो ये सारे पॉइंट्स। अब हम देखेंगे इसके आगे, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को जो है हम एक बार रीड करेंगे ताकि हमको इन सब पे अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। सो हम एक बार उनको रीड करने वाले हैं। सो अब हम देखने वाले हैं पॉइंट्स रिलेटेड टू हमारा सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22, दैट इज डिविडेंड से रिलेटेड। सो नोट्स देखिए आप, सबसे पहले हमने पूरा नोट भी प्रिपेयर करके रखा है। अब इसमें हमने सेक्शन नंबर 56 to 59 कवर किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमने चार्जिंग सेक्शन इन डिटेल डिस्कस कर लिया है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए इंक्लूजन्स के, वो हम एट लास्ट देखेंगे, जब हम सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं डिविडेंड वाले पॉइंट पे। सो डिविडेंड जो है स्पेसिफिकली अगर देखा जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये कवर किया गया है सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर, लेकिन डिविडेंड को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22 के अंदर, ठीक है। सो हमने अभी पूरा डिस्कस किया है, उसको हम इन शॉर्ट फटाफट से यहाँ पे व्यू देखने वाले हैं। डिविडेंड जनरली क्या होता है, डिविडेंड मतलब कोई भी अमाउंट जो कि शेयर होल्डर को रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ हो या काइंड में रिसीव हुआ हो, वो डिविडेंड माना जाता है, ठीक है। सो इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग इन अ कंपनी, तो आपको किस हिसाब से मिलता है डिविडेंड, आपकी कंपनी में कितना प्रपोर्शन आपने होल्ड कर रखा है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। अब ये जो है ये आपको पास्ट और प्रेजेंट की भी इनकम हो सकती है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, और रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की भी इनकम इसमें राइज हो सकती है। फिर हमने डिस्कस किया डीम्ड इनकम सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22। सो इसके हिसाब से हमारे पास 5 पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। 5 पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे फर्स्ट तो हमारे पास आता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ध्यान क्या रखना है, कैपिटलाइज भी हो सकता है और नॉट भी हो सकता है, दैट इज नॉट कैपिटलाइज वाला पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एसेट्स, क्या हो रहा है, हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिससे हमारे एसेट्स रिलीज हो रहे हैं कंपनी के, किसको मिल रहे हैं, और एसेट रिलीज करके हम वो उसको दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पे कवर किया जाएगा, उसको डिविडेंड माना जाएगा। कितना अमाउंट तक, जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने अमाउंट तक के रिलीज ऑफ एसेट को आप डिविडेंड मानेंगे, उसके आगे के जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो डिविडेंड का पार्ट नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट,
ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ध्यान दीजिएगा ये जो शेयर होल्डर बोला गया है उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कवर्ड है, और यहाँ पे बोल रहा है कि बोनस दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पे जब आप बोनस देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो मैंने आपको पूरा इन डिटेल बताया कि इसको हम डिविडेंड का पार्ट नहीं मानते, ये डिविडेंड नहीं होता। नेक्स्ट आती है बात वैल्यूएशन की, तो आप एसेट्स रिलीज कर रहे हैं, एसेट्स का वैल्यूएशन आपको किस पे करना है, फेयर मार्केट वैल्यू पे आप उसका वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रोविजन हमने देखा पूरा, ये अमलगमेशन के टाइम पे नहीं चलेगा। अमलगमेशन हो रहा है अगर कंपनी का, इन दैट केस ये जो हमने पॉइंट देखा वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट विथ और विदाउट इंटरेस्ट, किसको दिया जा रहा है, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को दिया जा सकता है, और तो आपका ये क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कितने तक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक, या फिर आप दे रहे हैं शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस के फॉर्म पे, कितने अमाउंट तक का ये देखा जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक के अमाउंट का देखा जाएगा, भले कैपिटलाइज हो या ना हो। नेक्स्ट हमने लिक्विडेशन वाला केस देखा, डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का लिक्विडेशन के टाइम पे अगर आप एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का, वो अमाउंट आपका डिविडेंड माना जाता है। पेमेंट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जा रही है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो ये डिविडेंड का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट अर्नड आफ्टर लिक्विडेशन, क्या बोल रहा है ये पॉइंट समझिएगा, अगर हमने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है लिक्विडेशन के बाद में और उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता और उसको हम डिविडेंड भी नहीं मानते, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर रखना है। एक्सेप्शन क्या है, सेम एक्सेप्शन की अमलगमेशन के टाइम पे ये पॉइंट आपका एप्लीकेबल नहीं है। अमलगमेशन के टाइम पे अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के जितना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू द शेयर होल्डर्स, तब भी ये एप्लीकेबल आपके लिए नहीं होगा, ठीक है, तब डिविडेंड नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो अगर आप कैपिटल रिड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितना तक देखना है, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक के एक्सटेंट का ही आपका यहाँ पे डिविडेंड माना जाएगा। उससे ज्यादा का अगर आप कर रहे हैं तो वो डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं कैपिटल, तो ये उनके लिए अप्लाई नहीं होता, उनके लिए भी ये डिविडेंड नहीं कंसिडर किया जाता। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको पूरा बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन कोर्ट परमिट के बिना नहीं किया जा सकता। और कोर्ट परमिट मिलता कब है, जब आपको रेगुलर लॉस हो रहा है और वो रिवाइव नहीं किया कर पा रहे हैं आप, तभी कोर्ट आपको परमिशन देता है कि आप अपना कैपिटल रिड्यूस कर लें। अदरवाइज अगर आप कर रहे हैं तो वो डिविडेंड का पार्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारे पास ई पॉइंट, जो कि थोड़ा लेंथी है पर इन डिटेल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके ज्यादा बनते हैं। एनी पेमेंट वेदर इन कैश और काइंड, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ऐसी कंपनी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी कंपनी कर रही है पेमेंट जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, वो अगर कोई भी ऐसा पेमेंट करके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का, एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, तो बोनस शेयर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो बोनस शेयर्स को एक्सक्लूड करके अगर आप कौन सी कंपनी, पब्लिक जिस पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो नॉर्मली हम ले सकते हैं एग्जांपल प्राइवेट कंपनी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर वो कंपनी कैश या काइंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हम देखेंगे आगे, आपको पता चलेगा। पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो वो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक के एक्सटेंट का है, इन दैट केस डिविडेंड माना जाएगा। सबसे पहले तो आ रहा है लोन और एडवांस, मैंने आपको बताया था लोन और एडवांस हम किसको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कौन सी इक्विटी शेयर होल्डर, जिसके पास 10% और मोर वोटिंग राइट है, भले वो ओनर की तरह हो या फिर बेनिफिशियल ओनर की तरह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम उसको लोन या एडवांस दे रहे हैं, इन दैट केस वो हमारे लिए डिविडेंड इनकम माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट, लोन और एडवांस किसको दे रहे हैं हम, ऐसी कंसर्न को दे रहे हैं, भले वो एचयूएफ हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो या कंपनी हो, जिसमें हमारा ये जो शेयर होल्डर है 10% ऑफ वोटिंग राइट और मोर
वो वाला शेयर होल्डर उसका क्या है, उस पर्टिकुलर एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, वो भले एचयूएफ में रखता हो, एओपी में रखता हो, बीओआई में रखता हो, कंपनी में रखता हो, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर वोटिंग पावर या फिर 20% और मोर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखता है, या फिर कंपनी है तो वोटिंग पावर रखता है, ठीक है। इन दैट केस अगर हम इस पर्टिकुलर कंसर्न को भी लोन दे रहे हैं तो वो भी डिविडेंड कंसिडर किया जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए हो। क्या बोल रहा है देखिए, इन केस ऑफ लोन टू कंसर्न डिविडेंड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सच कंसर्न। हम जिस कंसर्न को लोन दे रहे हैं उस पर्टिकुलर कंसर्न के लिए उस पर्टिकुलर कंसर्न के हैंड्स पे डिविडेंड टैक्सेबल होगा और ये शेयर होल्डर्स के हाथ पे नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाय वे ऑफ लोन और एडवांस टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ सच स्पेसिफाइड शेयर होल्डर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 पॉइंट्स तो पहले डिस्कस कर लिए थे। पहला पॉइंट क्या था कि लोन और एडवांस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को। दूसरा पॉइंट, हम लोन और एडवांस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर कंसर्न को जिसमें वो स्पेसिफाइड शेयर होल्डर 20% और मोर वोटिंग राइट या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमको बोल रहा है कि हम लोन और एडवांस दे रहे हैं ऐसे पर्सन को, किसके लिए, उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए। मतलब समझ लीजिए मिस्टर ए है हमारे स्पेसिफाइड शेयर होल्डर जो कि 10% और मोर वोटिंग राइट रखते हैं एबीसी कंपनी में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली पेमेंट ना करके हम मिस्टर बी को पेमेंट कर रहे हैं जो कि मिस्टर ए के रिलेटिव है। इन दैट केस ये भी हमारा डिविडेंड का पार्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। हम मिस्टर बी को अगर लोन दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, मिस्टर बी कौन है, मिस्टर ए का रिलेटिव, इन दैट केस ये भी आपका डिविडेंड का पार्ट माना जाएगा। सच डिविडेंड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ऐसे डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए टैक्सेबल होते हैं। कैसे होंगे, टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी वो हम आगे जाके देखेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये कौन से वाले डिविडेंड की बात कर रहा है, ये वाले डिविडेंड की बात कर रहा है जहाँ पे एबीसी कंपनी ने मिस्टर बी को दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। तो किसके लिए टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल होगा जो कि हमारे शेयर होल्डर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपके अच्छे से। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। नो एग्जेम्पशन ऑन रीपेमेंट ऑफ सच लोन। अगर आप इस लोन का रीपेमेंट करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रीपेमेंट अगर हो रहा है तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एडवांस क्या होता है वो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन से समझिएगा। सेट ऑफ लोन विथ फोर्थ कमिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हमको पता है कि लोन अगर हमको आ रहा है तो वो डिविडेंड माना जाता है, किसके लिए, स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स के लिए, है ना। सो बोला जा रहा है कि आगे जाके अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उस डिविडेंड से आप ये लोन का अमाउंट सेट ऑफ कर लेते हैं, मतलब जितना लोन आपको मिला है उतने अमाउंट का आप डिविडेंड कंपनी से नहीं ले रहे हैं, इन दैट केस ये जो लोन है वो आपका डिविडेंड का पार्ट उतना ही माना जाएगा। एक्स्ट्रा डिविडेंड आप ले ही नहीं रहे, सेट ऑफ नहीं करा रहे, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस और लोन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एडवांस और लोन देना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप यही काम करते हैं। इस केस में अगर आप लोन दे रहे हैं टू शेयर होल्डर तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होता एज डिविडेंड। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जब अगर कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे देखें तो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। आफ्टर दैट अगर आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं माना जाएगा और वो डिविडेंड का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है नॉर्मल कंपनी जिसमें लिक्विडेशन नहीं हो रहा है, तो अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, वही तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखेंगे, उसके आगे का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड। ये पॉइंट्स अगर आ रहे हैं तो इस केस में हम उसको डिविडेंड नहीं मानते। कौन से पॉइंट से समझिएगा, एनी पेमेंट मेड बाय अ कंपनी ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। हम बाय बैक कर रहे हैं शेयर्स, उस टाइम पे हमने कोई भी डिविडेंड पे किया है, मीन्स कोई भी पेमेंट की है, तो वो डिविडेंड नहीं होता। ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा एबीसी कंपनी है, मिस्टर ए इसके शेयर होल्डर है, ठीक है। इनके पास 10,000 शेयर्स थे इस कंपनी के, ये शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है। अब बायबैक कर रही है तो ऑफ कोर्स सी बात है कंपनी इसको कुछ ना कुछ पेमेंट करेगी, और जो पेमेंट कर रही है वो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे करे, क्योंकि ये जो मिस्टर ए है अगर उसको सेम अमाउंट मिल रहा है कंपनी से और बाहर भी मिल रहा है तो वो क्यों आके स्पेसिफिकली कंपनी को बेचेगा, है ना।
तो इसलिए बोला गया कि ये जो बायबैक हो रहा है इस टाइम पे कोई भी पेमेंट करे कंपनी, भले फेयर मार्केट वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट करे, तो भी ये डिविडेंड का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है, उनसे शेयर्स वापस ले रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स मेड इन अकॉर्डेंस विद स्कीम ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर के टाइम पे अगर आप शेयर्स डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी दो पार्ट में बट रही है, ए कंपनी अलग हो रही है, बीसी कंपनी अलग हो रही है, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे आपका ये डीमर्जर हो रहा है। डीमर्जर के टाइम पे ऑफकोर्स ही बात है, ये कंपनी रही नहीं, ये दो पार्ट में बढ़ गई, तो इसके शेयर्स मिलेंगे आपको, है ना। सो इन दैट केस अगर इस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर्स का, तो भी आपके लिए वो डिविडेंड नहीं ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टैक्स ट्रीटमेंट में। सो टैक्स ट्रीटमेंट हम इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। सो देखिए टैक्स ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं डिविडेंड के ऊपर। सो जो डिविडेंड है हमारा वो टैक्सेबल किसके लिए हो सकता है, या तो रिसीवर के लिए होगा या तो पेयर के लिए होगा। पेयर कौन है, कंपनी है पेयर जो कि हमको डिविडेंड देती है। रिसीवर कौन है, शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड रिसीवर की। डिविडेंड रिसीवर मतलब जो डिविडेंड रिसीव कर रहा है, जो शेयर होल्डर है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो जो है डिविडेंड रिफर्ड इन सेक्शन नंबर 115O के अंदर जो आपको डिविडेंड बताया गया है वो इनके लिए एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। सो 115O वाला डिविडेंड इनके लिए एग्जेम्प्ट रहता है। बाकी का डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम आगे जाके देखेंगे, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट डिविडेंड पेयर, दैट इज कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के लिए जो डिविडेंड बताया गया 115O के अंदर वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 115O डोमेस्टिक कंपनी की बात करता है, मतलब अगर डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे पेयर है, इन दैट केस उनके लिए टैक्सेबल होगा, और शेयर होल्डर्स के हाथ में ये एग्जेम्प्ट रहता है, उनके लिए टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। सो समझिएगा। और डोमेस्टिक कंपनी फॉर अमाउंट डिक्लेयर्ड एज डिविडेंड शैल बी चार्ज टू एडिशनल इनकम टैक्स, मतलब उनके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगाया जाएगा। एडिशनल क्यों बोला गया, अब कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी को उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, आंसर इज यस। तो कंपनी वो प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगी, वो अपना खुद का पे कर रही है, लेकिन जो डिविडेंड पे टैक्स पे करेगी वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे टैक्स पे कर रही है, और ये कंपनी को ही करना पड़ता है, इसलिए ये एडिशनल इनकम टैक्स होता है, क्योंकि जितना अमाउंट आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतने पे ये टैक्स लगता है, उसको हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 115O समझिए। डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E कितना लगेगा, 2 सबसेक्शन 22E कौन सा वाला है, लोन और एडवांस वाला है। किसको दे रहे हैं, स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को दे रहे हैं, या फिर स्पेसिफाइड शेयर होल्डर से रिलेटेड कंसर्न को दे रहे हैं, है ना। तो ये सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22E में कवर किया गया है। कितना रहेगा, तो सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पे लगता है, दैट इज 30% टैक्स यहाँ पे लगेगा आपको, प्लस सरचार्ज लगेगा 12%, कोई लिमिट नहीं है, मतलब आपने 1000 रुपए भी दिया तो उसके ऊपर भी 30% टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज भी पूरा 12% लगेगा, और 4% सेस यहाँ पे आपके ऊपर लगता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 222E की बात। बाकी अदर डिविडेंड दैट इज 222A से लेके 222D तक का, और जो नॉर्मल डिविडेंड का होता है वो अगर आप दे रहे हैं, इन दैट केस आपके ऊपर टैक्स लगेगा 15% प्लस सरचार्ज 12% प्लस सेस 4%। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये 15% डायरेक्टली नहीं लगेगा, 15% को आपको ग्रॉस अप करना है। ग्रॉस अप कैसे होगा, ग्रॉस अप मतलब आपको बोला गया कि जो ये 15% है वो आपको कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए आपका डिविडेंड का अमाउंट है, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स लगना है, तो माना गया कि ये जो डिविडेंड का अमाउंट है आपको ऐसा मानना है कि इसके ऊपर पहले ही टैक्स चला गया है। इन दैट केस ये डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा, 100 रुपीज हम मानते हैं एक बार, ठीक है, मैं आपको अच्छे से और क्लैरिटी से बताती हूँ। 100 रुपीज हमारा डिविडेंड का अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज हमने टैक्स दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 85 बचा। आपको क्या करना है, इस 85 को ही अपना मानना है, और 85 इंटू 100 आप करेंगे तो आपको एक्चुअल डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा, दैट इज 100, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है।
अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अमाउंट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो मानेंगे कि इस पे ऊपर टैक्स पहले ही लग चुका है, ठीक है। सो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड हम लेंगे डिवाइडेड बाय 85 इंटू 15 हमने किया, तो उसको हमको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। दैट इज हम ये मान रहे हैं कि ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिया हुआ है वो टैक्स कट के दिया हुआ है, ये आपको मानना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं होता। ये ग्रॉस अप आपको सारे अमाउंट्स में करना है, ठीक है। जो भी अमाउंट 222A और 222D तक के अमाउंट्स और नॉर्मल डिविडेंड वाले अमाउंट पे आपको ऐसा करना है, लेकिन जो ये 30% का टैक्स है 222E पे, उसमें आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। सो ग्रॉस अप सिर्फ इस वाले पॉइंट पे होगा। कैसे होगा ग्रॉस अप? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय 85% इंटू हमारा कितना अमाउंट है टैक्स का 15%, तो ये आपको लेना है। तो एट लास्ट यहाँ पे 15% ना लिख के अगर आप यहाँ पे 17.647% भी लिखते हैं तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि एक्चुअल में इसी यही अमाउंट का हम टैक्स लगाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। सेक्शन नंबर 115O किसके बारे में बात कर रहा है? डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बात कर रहा है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इन दैट केस टैक्सेबल कौन होता है? कंपनी टैक्सेबल होती है, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर 222E के अंदर डीम्ड डिविडेंड वाला आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोन और एडवांस के थ्रू, इन दैट केस 30% प्लस सरचार्ज रिटर्न रेट 12% प्लस सेस आपके ऊपर लगता है। अगर अदर डिविडेंड है तो 15% ध्यान रखना है कि ग्रॉस अप होगा, तो एट लास्ट 17.647% आपके पास आएगा, प्लस सरचार्ज 12% प्लस सेस 4% आपके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है डिविडेंड से रिलेटेड, समझिएगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन, ये सारे पॉइंट्स में हमको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता। कौन से पॉइंट्स है? डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी, डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी पेड टैक्स अंडर 115O। क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड पे कौन कर रहा है? सब्सिडरी कंपनी, समझिएगा। सब्सिडरी कंपनी कैसे पे कर रही है? हम एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड है हमारे पास, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्डिंग है, बी लिमिटेड सब्सिडरी है। होल्डिंग है तो इससे 51% शेयर्स होल्ड करके रखे हैं बी लिमिटेड के। ए लिमिटेड ने 51% शेयर्स होल्ड करके रखे हैं बी लिमिटेड के। सो ऑफ कोर्स ही बात है बी लिमिटेड डिविडेंड पे करेगी, और जब भी डिविडेंड पे करेगी तो डिविडेंड जो है वो किसको देगी? डिविडेंड देगी ए लिमिटेड को भी, क्योंकि ए लिमिटेड भी उसके शेयर होल्डर है ना। इन दैट केस क्या बोल रहा है? डिविडेंड कौन पे कर रहा है? ये सब्सिडरी कंपनी पे कर रही है। रिसीव कौन कर रही है? ये होल्डिंग कंपनी रिसीव कर रही है। इन दैट केस ऑफ कोर्स ही बात है, हमने क्या बोला 115O के अंदर जो हमारा पे कर रहा है डिविडेंड वो हमारा टैक्सेबल होगा, दैट इज कंपनी जो पे कर रही है। इन दैट केस यहाँ टैक्सेबल कौन हो जाएगा? यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 115O, और वो उसके अंदर टैक्स पे करेगी। तो यही चीज बोला गया कि एज सब्सिडरी कंपनी सेक्शन नंबर 115O के अंदर टैक्स पे कर रही है, तो हमारी जो होल्डिंग कंपनी है जो रिसीव कर रही है डिविडेंड, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही सब्सिडरी कंपनी ने उस पर टैक्स पे कर दिया है। सो ये नॉर्मल पॉइंट आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट भी सब्सिडरी का है, लेकिन ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में हमारी सब्सिडरी भी डोमेस्टिक थी, होल्डिंग भी डोमेस्टिक थी, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है और डोमेस्टिक हमारी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा? फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, सो फॉरेन की है, इन दैट केस रिसीवर कौन है? रिसीवर इंडियन कंपनी है ना। इन दैट केस इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज रिसीवर के हाथ में। हमारा जो पेयर है जो डिविडेंड पे कर रहा है वो तो आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगा सकते हम। जो रिसीवर है वो तो इंडिया का है, इन दैट केस उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115BBD। 115BBD हमको डिस्कस नहीं कर रहा है क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज वाला पॉइंट है और ये हमारे सिलेबस में अभी कवर नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 115BBD के अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी। किसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी? डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी के ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिविडेंड पे कौन कर रहा है? डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है। किसको पे कर रही है? न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को पे कर रही है। तो ये ट्रस्ट के लिए बोल दिया गया कि आपको कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, आपके लिए ये एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि ये ट्रस्ट को पे हो रहा है, न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को। इन दैट केस यहाँ पे टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो सारे पॉइंट्स। ये हमारे पूरे पॉइंट्स थे रिलेटेड टू डिविडेंड टैक्स सेक्शन नंबर 115O एंड डिविडेंड टैक्स कब नहीं लगता कंपनीज के ऊपर, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स,
ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेक्शन नंबर 115 BBDA। हमने 115 ओ देखा जहाँ पे कंपनी के ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात की जा रही थी। अब देख रहे हैं हम 115 BBDA जो कि बात करता है कि शेयर होल्डर्स के लिए कब टैक्सेबिलिटी आएगी डिविडेंड की। सो समझिएगा, डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी किससे मिल रहा है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है तब तो शेयर होल्डर्स के लिए होगा ही नहीं टैक्सेबल। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे शेयर होल्डर्स को मिल रहा है डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड, इन दैट केस शेयर होल्डर्स के लिए भी टैक्सेबल होता है। सो ये बात हो रही है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22E की, ठीक है, सॉरी एक्सक्लूडिंग 2 सबसेक्शन 22E, मतलब 222E को छोड़ दो तो बच्चे कौन से 222A से लेके 222D तक, और जो नॉर्मल डिविडेंड मिलता है उसकी बात की जा रही है। तो उनके लिए बोला गया कि 10% आपके ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर। कब लगेगा, जब आपका एग्रीगेट डिविडेंड, मतलब जितना भी, भले कितनी भी डोमेस्टिक कंपनी से मिला हो, इन टोटल एग्रीगेट डिविडेंड आपका 10 लाख से ज्यादा है। आपको किससे मिला होना चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी से, भले ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, किसी से भी मिले, बहुत सारी कंपनी से मिला हो, लेकिन वो आपको किसका एग्रीगेट कर रहा है, डोमेस्टिक कंपनीज के डिविडेंड का एग्रीगेट लेना है आपको इन द टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट स्पेसिफाइड एसएससी। ध्यान रखना है कि रेसिडेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। सो कोई भी रेसिडेंट शेयर होल्डर जिसको 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिला है एज डिविडेंड, इन दैट केस जितना भी अमाउंट आपका 10 लाख से ज्यादा का होगा, फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपीज आपको मिला, तो इसमें से 10 लाख तो माइनस कर दो क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, बचे हुए 2 लाख पे एट द रेट 10% आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, किसके लिए है ये टैक्सेबिलिटी, रेसिडेंट होना चाहिए। कौन रेसिडेंट होना चाहिए, स्पेसिफाइड एसएससी। सो स्पेसिफाइड एसएससी कौन है ये समझना पड़ेगा आपको। स्पेसिफाइड एसएससी मतलब ऐसा पर्सन अदर देन, मतलब इन सबको छोड़ दो, इनके अलावा अगर कोई भी शेयर होल्डर है तो उनके लिए टैक्सेबिलिटी आएगी सेम यही वाली, दैट इज 10 लाख से ज्यादा है तो 10%। सो कौन कौन की बात हो रही है, फंड, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, एनी यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी हॉस्पिटल और मेडिकल्स की बात की गई है, ठीक है। तो इन डिटेल इसका पॉइंट हम हमारे नोट्स पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप यही ध्यान रखिए कि फंड, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कंपनी अगर शेयर होल्डर है तो उनके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी ये वाली। ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है अंडर सेक्शन 12A और 12AA। सो देखिए ये तो पहली बात ऐसे हो गए, ये सब ट्रस्ट हैं जो कि खुद वेलफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये वेलफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा गवर्नमेंट का भी काम है कि इनको भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। तो अगर इनको अगर डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख से ज्यादा का तो इन दैट केस उनके लिए एग्जाम रखा गया। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये भी वेलफेयर्स प्रोवाइड करती है, इसलिए इनके लिए भी एग्जाम रखा गया। बाकी बात आती है डोमेस्टिक कंपनी की। सो डोमेस्टिक कंपनी में शेयर होल्ड, सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशनशिप बहुत बार अराइज हो जाता है, ठीक है। एज कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी खुद ही कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे कर रही है। अब कंपनी दूसरी कंपनी से, फॉर एग्जांपल सब्सिडरी कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे कर रही है क्योंकि उसने होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड दिया। इन दैट केस अगर हम जाके वापस होल्डिंग कंपनी से टैक्स मान लेंगे तो इस केस में वो एक ही कंपनी है जिसके ऊपर हमने डबल टैक्स लगा दिया, एक सब्सिडरी के ऊपर, एक होल्डिंग के ऊपर। सो इसलिए बोला गया कि डोमेस्टिक कंपनी को अगर वो शेयर होल्डर है तो उसके लिए भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। आई होप क्लियर हुआ हो। ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जो खुद बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए एग्जेम्प्ट है। उन सब के लिए आपका ये पूरा टैक्स कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। 10 लाख से ज्यादा है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो शेयर होल्डर है तो। साथ साथ डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि कंपनी नहीं कोई और कंपनी ने भले लेकिन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया है, इसलिए अगर कोई शेयर होल्डर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके लिए भी 10 लाख से ज्यादा का अगर डिविडेंड मिल रहा है तो टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होती, ठीक है। इफ नॉट एक्सीड 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा नहीं है, इन दैट केस तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। बात आती है अब सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22E वालों की। तो 222E वालों को तो वैसे ही 30% टैक्स लग रहा है, कंपनी उनका पहले ही 30% टैक्स पे कर रही है, तो अब उसको शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्सेबल कर देंगे तो लोग बोलेंगे रहने दो भैया, इससे अच्छा हम लोन ही नहीं लेते, है ना। सो इसलिए बोला गया कि सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22E को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके ऊपर पहले ही 30% लग रहा है, उसके ऊपर और चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लैरिटी आई हो इस टॉपिक पे। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ये तो बात हो गई डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक कंपनी है, इन दैट केस शेयर होल्डर के हाथ पे कब टैक्सेबिलिटी आती है मैंने आपको बता दिया।
अब आते बात शेयर होल्डर्स के हाथ में ही हम बात करेंगे। डिविडेंड किससे मिल रहा है? नॉन डोमेस्टिक कंपनी से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इन दैट केस वो रिसिपिएंट के हाथ में ही टैक्सेबल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। डोमेस्टिक कंपनी नहीं है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन दैट केस किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? रिसिपिएंट के हाथ में ही टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सो इसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ एक्रूअल। प्लेस ऑफ एक्रूअल मतलब समझिएगा, इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, इंडियन कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, तो इन दैट केस भले वो डिविडेंड आउटसाइड इंडिया दे, इंडिया में दे, कहीं भी दे, लेकिन मान लिया जाएगा कि अक्रू हुआ है और राइज हुआ है इंडिया में। ठीक है, इंडियन कंपनी है, आउटसाइड इंडिया में उसका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इन दैट केस भी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ये आपका हम देखें तो अगर एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, क्या बोल रहा है? इनकम फ्रॉम सर्टेन यूनिट्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स। यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स को बेचने, सॉरी यहाँ पे आपको इनकम हो रही है उनसे। इनकम मतलब मान लीजिए डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, सो उसकी बात की जा रही है। किसकी यूनिट्स? यूनिट्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। सो क्या बोल रहा है देखिए, एनी इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको कोई इनकम मिल रही है। यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। सो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको डिफाइन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है वो भी डिफाइन किया गया है। हम एक बार इन शॉर्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले आप यही ध्यान रखिए कि यूनिट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर से यूनिट मिल रही है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग की, यूनिट मिल रही है स्पेसिफाइड कंपनी से, इन दैट केस टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सो उनसे अगर कोई भी इनकम मिल रही है, हमारे पास यूनिट्स पहले से है, हमको उससे कोई इनकम अराइज हो रही है, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम ये यूनिट्स को आगे ट्रांसफर करते हैं और उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आप फर्दर ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्दर ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, वो टैक्सेबल होगा। आई नो आपको लग रहा होगा डिविडेंड बहुत बड़ा हो गया, लेकिन डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। देखा जाए तो एक अच्छा बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो हमको इन डिटेल डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हमने समझ लिया क्या होता है। नेक्स्ट बोल रहा है यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय सीजी। क्या बोल रहा है? ऐसे पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन जिसको अपॉइंट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। किस तरीके से अपॉइंट किया है? एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से, मतलब वो सारे मैनेजमेंट वर्क करेगा किसके? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, सो सारे मैनेजमेंट वर्क करेगा, उसको हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोला है। किसके मैनेजमेंट वर्क करेगा? यूटीआई के। और अपॉइंट कौन करेगा? सीजी। सो उसी यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस मैनेजमेंट का जो भी पर्सन उसको मैनेज कर रहा है, उससे आपको कोई यूनिट्स मिली है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग की, तो उसमें भी जो इनकम अराइज हो रही है वो भी आपकी यहाँ पे एग्जेम्प्ट रहती है, उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती। नेक्स्ट आती है बात स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग कौन है? तो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग मतलब सारे बिजनेस एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर ट्रस्ट की जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एंड रिलेटेबल है स्कीम एंड डेवलपमेंट रिजर्व फंड से रिलेटेड है। ठीक है, किसी स्कीम से रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर डेवलपमेंट रिजर्व फंड से रिलेटेड है, तो वो हमारी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग कहलाती है। स्पेसिफाइड कंपनी कौन होगा? जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ है और कैपिटल उसका किसने सब्सक्राइब किया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स ने सब्सक्राइब किया है। और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक जिसको स्पेसिफाई किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। तो इनसे अगर आपको कोई भी यूनिट्स या म्यूचुअल फंड मिल रहा है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इन दैट केस टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती, उन पे इनकम, सॉरी यूनिट्स नहीं मिल रहे हैं हमको, क्या मिल रहा है? यूनिट्स पे इनकम मिल रही है, इन दैट केस टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी। लेकिन अगर आप ये यूनिट्स को फर्दर ट्रांसफर कर रहे हैं तो जरूर कैपिटल गेन अराइज होगा। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हुआ हो। तो हमने फाइनली सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 पूरी तरीके से कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं विद कैजुअल इनकम।